धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप सभी का देवभूमि समाचारों में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चंपावत में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री। धामी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ता और समर्थकों में दिख रहा उत्साह। 28 मई को सीएम योगी भरेंगे हुंकार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह की घोषणा। टिहरी बांध की 26% हिस्सेदारी यूपी से उत्तराखंड को देने पर जल्द होगा फैसला। टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे गुजर सकेंगे वाहन। चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए बनी चुनौती। धामों में 3 जून तक के लिए पंजीकरण बंद। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने को लेकर असमंजस के हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि 7 जून से शुरू होने वाले सत्र की तारीख पर अब सरकार एक बार फिर से विचार करने जा रही है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने को लेकर जारी आदेश पर राजभवन और कैबिनेट से तारीख को मंजूरी नहीं मिली है। लिहाजा 7 जून से गैरसैंण में आहूत होने वाले सत्र की तारीख पर सरकार दोबारा विचार करने की बात कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र गैरसैंण में 7 जून को होगा या नहीं, इसको लेकर अभी फैसला लिया जाएगा। सत्र को लेकर जैसा आपने कहा, अब उस पहलू पे हमें विचार करना होगा कि इसके साथ साथ एक विषय और भी हमारे सामने है कि 10 जून को देहरादून में राज्यसभा का चुनाव भी होना है। तो ये सारे विषयों पे हम लोग विचार कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श करके ही हम ये सारे निर्णय आगे आने वाले टाइम पे लेने वाले। दरअसल सरकार तो चाहती है कि बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित हो, मगर इसके गैरसैंण में आहूत नहीं होने के पीछे वजह चार धाम यात्रा बताई जा रही है। असल में सरकार का मानना है कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने को लेकर तैयारियों पर फर्क पड़ सकता है। इसका एक रीजन ये भी है कि तमाम पुलिस फोर्स यात्रा मार्गों पर तैनात है, तो 10 जून को राज्यसभा सीट को लेकर चुनाव भी होना है। लिहाजा यही कारण है कि सरकार गैरसैंण में दोबारा सत्र आयोजित कराने की तारीख पर विचार कर रही है। बीजेपी विधायकों का भी ये मानना है कि अगर जून में बारिश के मौसम के चलते गैरसैंण में सत्र आयोजित होता है तो सत्र कराने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भिन्न है कि चार धाम यात्रा तो सुचारू रूप से चली रही है, किंतु बारिश का भी समय है। यदि बारिश होती है तो दिक्कत हो जाएगी, आने जाने के लिए भी और यात्रियों के लिए भी परेशानी होगी। इसलिए सोच रहे हैं कि अभी जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष ये तय कर पाएंगे कि कहां पर हमको विधानसभा का सत्र चलाना है, देहरादून में चलाना है या गैरसैंण में चलाना है। प्रदेश में पीक पर चल रही चार धाम यात्रा और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत कराने के मूड में सरकार फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि गैरसैंण क्या हमेशा यूं ही गैर बना रहेगा
और साथ ही देखना ये भी होगा कि क्या सरकार अपना विचार बदलकर गैरसैंण में ही सत्र आहूत कराती है या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बेलटॉक में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 31 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है और भाजपा सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार के लिए कल यानी कि 28 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चंपावत के दौरे पर हैं, जहां पे वो चुनावी हुंकार भरते नजर आने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं तो टिहरी पहुंचने के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कई घोषणाएं की हैं, उसमें से कुछ बड़ी घोषणाएं भी हैं। उन्होंने कहा है कि टिहरी बांध की 26% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को देने के लिए जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय स्तर पर समीक्षा हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है राज्य पुनर्गठन एक्ट के अनुसार जिस राज्य की संपत्ति है उस पर उसी का अधिकार होता है। उन्होंने ऐसा कहा कि टिहरी बांध प्रभावित परिवारों के पुनर्वास सहित अन्य समस्याएं जल्द ही हल की जाएगी। बता दें शुक्रवार को टिहरी डैम का व्यू पॉइंट पर आयोजित जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में ऊर्जा केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी घोषणा की है। वो वहां पर उस कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ थे, जहां उन्होंने एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि टिहरी डैम टॉप से स्थानीय लोगों के वाहन अब 24 घंटे गुजर सकेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रो पावर काफी महत्व रखता है, जिसे बढ़ाया जाएगा। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इस मुहिम में क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चारों धामों में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करना प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों को ताकीद किया कि वे भीड़ प्रबंधन के लिए श्रद्धालुओं को अलग अलग स्थानों पर रोकें। उन्होंने धामों में दर्शन के लिए तय संख्या को बनाए रखने के लिए भी कहा है। साथ ही बैरियर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के लिए तीर्थ यात्रियों की निर्धारित संख्या का कोटा 3 जून तक के लिए पूरा हो गया है। इस वजह से इन जगहों के लिए रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब तक चारों धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। पर्वतीय इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवाएं चल सकती है। पर्वतीय इलाकों में हल्की से लेकर मध्य बारिश की भी संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सेल्फी पॉइंट केदारनाथ धाम में होना चाहिए, ये एक सवाल है। अगर हो तो फिर किसके नाम पे होना चाहिए? दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के या फिर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर? सवाल तो ये भी है कि धाम में सेल्फी पॉइंट बनाना चाहिए भी या नहीं, और अगर बनाने का फैसला ले भी लिया हो तो फिर नामों को लेकर कंफ्यूजन क्यों? चलिए रिपोर्ट देखते हैं। आस्था का धाम केदारनाथ में भगवान केदार के दर्शन के लिए हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। 6 महीने चलने वाली चारधाम यात्रा उत्तराखंड को आस्था का केंद्र भी बनाती है। कण कण में देवताओं का वास भी उत्तराखंड को देवों की देवभूमि परिभाषित करता है। लेकिन इन दिनों केदारनाथ धाम उत्तराखंड की सियासत का हिस्सा बना हुआ है। वजह सेल्फी पॉइंट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान है। मंत्री सतपाल महाराज केदारनाथ धाम में सेल्फी पॉइंट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस सेल्फी पॉइंट को नाम किसका दें? मंत्री जी इस निर्णय को लेने में थोड़ा कंफ्यूज है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के नाम पर सेल्फी पॉइंट का ऐलान करने वाले पर्यटन मंत्री अब भारत के पहले सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर केदारनाथ धाम में सेल्फी पॉइंट बनाना चाहते हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि दूर दराज से आ रहे पर्यटक दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में जानेंगे।
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाने का ऐलान कर चुके थे। मंत्री सतपाल महाराज के इस बयान के बाद न सिर्फ भाजपा के नेता ही ऐतराज जता रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार को लपेटे में लपेट लिया है। सुशांत राजपूत के लिए मैंने जो है फोटोग्राफिक पॉइंट बनाने की बात कही है। उसने यहाँ पर बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, तो उस फिल्म को हम चाहते हैं कि उसके फोटो लगा करके उसको हम श्रद्धांजलि भी दें और एक फोटोग्राफिक पॉइंट रहे, क्योंकि यहाँ पर वो पैदल चला है, उसने यहाँ पर काफ़ी शूटिंग की है, तो उसको याद करते हुए हमारे जो पर्यटक हैं वहाँ पर खड़े होकर के उसके साथ चित्र खिंचवाएंगे, तो मैं समझता हूँ बॉलीवुड भी आकर्षित होगा। लेकिन अब पर्यटन मंत्री धाम के मार्ग पर सेल्फी पॉइंट को भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे, ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। पर्यटन मंत्री के दिए गए सेल्फी पॉइंट बनाने के बयान पर उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं की एक राय नहीं है। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि प्रदेश के चारों धाम आस्था का केंद्र है, वहां सिर्फ सनातन धर्म से जुड़ी चीजें होना बेहतर है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी पर्यटन मंत्री के बयान पर एक राय नहीं रखते। वहीं सेल्फी विवाद में अब विपक्ष भी कूद पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए भाजपा के मंत्री ऐसे शगुफे छोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को विवादों में रहने का कुछ खासा शौक हो गया है। पहले आपने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम से आप सेल्फी पॉइंट्स बनाएंगे, फिर आपने कह दिया कि नहीं आप जनरल सिंह के नाम से बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के शिगुफे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री छोड़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में किसी बात को लेकर पहली बार विवाद नहीं हुआ। इससे पहले साल 2018 में ही केदारनाथ धाम पर बनाई गई फिल्म केदारनाथ को लेकर हंगामा हुआ है। फिल्म को लेकर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान का भी विरोध हुआ। इसी फिल्म का जिक्र करते हुए पहले पर्यटन मंत्री ने सेल्फी पॉइंट बनाने का जिक्र किया था। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट के लिए 10 जून को चुनाव होना है, लेकिन भाजपा कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों में उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। जहां बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस में मामला ठंडा नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसवानी का कहना है कि राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार पर फैसला लेना हाईकमान का काम है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सामने सबसे पहले चुनौती चंपावत उपचुनाव की है, जिसके बाद ही पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई आगे रणनीति बनाएगी। वरिष्ठ नेतागण इस वक्त चंपावत उपचुनाव में पहुंचे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं श्रीमती निर्मला गैतोड़ी जी का। और उसके बाद जैसे ही वहां मतदान समाप्त होता है और हमारे नेता अपने वापस मुख्यालय पहुंचते हैं, तो 1 और 2 को हमारे वहां कार्यशाला है, नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला, और ये 2 दिवसीय कार्यशाला है। और इसमें सभी वरिष्ठ नेतृत्व भी और ज़मीनी कार्यकर्ता का मिलाप होगा और उसी में रणनीति भी तय हो जाएगी। पहला जो हमारे सामने चुनौती है वो चंपावत उपचुनाव की है, दूसरी चुनौती से फिर हम बाद में निपटेंगे। करण महाराज की केदारनाथ यात्रा आज उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के ग्राम बिगराड़ी में पहुंची, जहां लोगों ने करण महाराज का भव्य स्वागत किया। यात्रा मोरी ब्लॉक के देवार गांव से केदारनाथ तक पैदल जाएगी। इस दौरान जगह जगह पर करण महाराज का भव्य स्वागत किया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में कई गाँव के 60 से 65 लोग शामिल हैं। किच्चा विधानसभा में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कांग्रेस विधायक तिलकराज बहेड़ अपने समर्थकों के साथ उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के संरक्षण और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते अवैध खनन का आरोप लगाया। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की भी बात कही है। पूरे प्रदेश के अंदर अवैध खनन चल रहा है, तो मुख्यमंत्री मौन है।
अब शिक्षा क्षेत्र के अंदर तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। रात को अवैध मशीनें चल रही हैं, उसका वीडियो भी हमने 11:45 का रात का जारी किया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। शांतिपुरी क्षेत्र में एक हत्या हो गई कार्यकर्ता की, जब जो सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता था, पर कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली उनको जेल भेज दिया गया, पर अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और राजनीतिक लोग शामिल हैं, खासकर भाजपा के इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव का आंगनबाड़ी केंद्र और आसपास का क्षेत्र भीषण आपदा से हुए भूस्खलन की वजह से खस्ता हाल में है। बावजूद इसके आंगनबाड़ी केंद्र में मासूम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस क्षेत्र के लिए खतरा बढ़ चुका है। इसके बावजूद खतरे की जद में आए आंगनबाड़ी केंद्र में मासूम बच्चों को पढ़ाना बाल विकास विभाग एवं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। कभी भी भीषण दुर्घटना हो सकती है। आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका उषा बोरा ने बताया है कि कई बार विभाग को बताया जा चुका है, फिर भी विभाग ने कोई संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। हालांकि एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने के तुरंत निर्देश दिए गए हैं। शिफ्ट तो प्राइमरी में कहते हैं, प्राइमरी भी आपदा में ही है, वहाँ भी कमरे दरार आई है। 2 ही कमरे हैं, स्कूल के बच्चे वहाँ हो जाते हैं और आंगनबाड़ी के लिए कहीं और जा नहीं सकते हम। बारिश आती है तो बच्चों को मना कर देते हैं, हम खोल के बैठ जाते हैं। कह तो रखा ही है, अब सुनवाई तो कुछ नहीं हो रही है। से ये मेरे संज्ञान में ये तथ्य लाया गया है, तो अभी मेरे बाल विकास अधिकारी को तुरंत ही आदेशित किया जाएगा कि बच्चों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है तुरंत और तत्काल प्रभाव से अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। इस संबंध में ग्रामीणों को बता दिया। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा क्षेत्र के सिरौली कला में नवविवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका विवाह उत्तर प्रदेश बरेली जिले की रहने वाली नेहा बी के साथ 5 महीने पहले हुआ था। विवाह के बाद से ही उसको शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग है। इस बात को लेकर उसमें अक्सर विवाद होता रहता था। उस सूचना पर पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ये ज्ञात हुआ कि ये लड़की बहेड़ी की रहने वाली है और जिसकी शादी यहाँ सिरौली कला में ये अभियुक्त अबरार नाम के व्यक्ति से हुई है। इस पर उसके परिजनों को सूचित किया गया। थोड़ी देर में उसके परिजन भी आए। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5 महीने पहले इसकी शादी अबरार नाम के व्यक्ति से हुई थी और इनका आपस में मनमुटाव चल रहा था, जिस कारण इसने जो है इनके घर वालों ने इसकी हत्या कर। मॉनसून शुरू होने से पहले ही लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रशासन तैयारियों की बात करता नजर आता है, लेकिन हल्द्वानी में तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। कलसिया पुल के पास करीब 200 परिवार ऐसे हैं जो डर के साए में जी रहे हैं। अगर वक्त रहते इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। पुल की सुरक्षा दीवार टूटने से खतरा, 200 परिवारों में दहशत का माहौल। मरम्मत के लिए प्रशासन रो रहा बजट का रोना, कहीं लापरवाही पड़ न जाए भारी। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित कलसिया पुल के पास रह रहे लोग सालों से परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पुल की सुरक्षा दीवार टूट गई है और भारी बारिश की वजह से भी यहाँ भू कटाव होता है, जिससे कई बार घर भी बह चुके हैं। मौजूदा वक्त में भी कई ऐसे घर हैं जो किसी भी वक्त बह सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो प्रशासन के सामने कई बार अपनी गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बहुत डर लगता है, गदेरा जब आता है हमारा, इस नाले में बहुत ज़्यादा पानी बहता है, फिर हमारा घर भी हिल जाता है। हमारा घर भी इसी दिक्कत में है। 10-12 साल हो गई थी, शिकायत भी की कई बार, कोई आया ही नहीं, किसी तरफ कोई हेल्प नहीं मिली। अपने हाथ से लगा लेते हैं पैसा। यहाँ परिवार तो काफ़ी 200 से ज़्यादा घर हैं, मगर ये मतलब कोई परवाह नहीं है। गदेरा आता है, इतनी तकलीफ होती है, रात भर ऐसी घर हिलते हैं और क्या कहते हैं पता ही नहीं चलता किस टाइम हम लोग उड़ जाएंगे यहाँ से। इतनी परेशानी होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कितने घर बह गए, दीवारें बह गई, हम तो अपने हाथ से करवा लेते हैं बेटा, क्या करें। वहीं इस मामले में प्रशासन पैसे की कमी का रोना रो रहा है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि पहले भी वहां पर बरसात के बाद काम कराया गया, अब दोबारा एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है और रकम मिलते ही वहां काम किया जाएगा, लेकिन ये काम कब शुरू होगा इसका जवाब एडीएम साहब के पास भी नहीं है और बरसात मुहाने पर खड़ी है।
पिछली बरसात में भी कलसिया नाले में पानी काफ़ी आया था और कई मकान उसमें प्रभावित हुए थे। तो इसमें हमने SDRF मद से भी इसमें पैसा दिया था और वहाँ पे काम कराया गया है और अभी कुछ एस्टिमेट और सिंचाई विभाग ने प्रस्तुत किए हैं। तो उसमें जो ही पैसा हमें प्राप्त होगा तो उसमें हम इसमें धनावंटन की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो धनावंटन उसमें किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन कलसिया पुल के पास रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम करता है। फिलहाल मानसून आने में थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन जल्द यहाँ के लोगों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया तो कोई बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ता और समर्थकों में दिख रहा उत्साह। 28 मई को सीएम योगी भरेंगे हुंकार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की घोषणा। टिहरी बांध की 26% हिस्सेदारी यूपी से उत्तराखंड को देने पर जल्द होगा फैसला। टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे गुजर सकेंगे वाहन। चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए बनी चुनौती। धामों में 3 जून तक के लिए पंजीकरण बंद। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो 4 धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 4 धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी।